हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज 1 फरवरी है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फरवरी महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए मंथली वाइज टारगेट को प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके अंतर्गत दिसंबर और जनवरी महीने में मंथली टारगेट को कंप्लीट किया जा चुका है और आज की इस वीडियो में फरवरी महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिसंबर और जनवरी महीने का जो मंथली टारगेट दिया गया था उसके अंतर्गत संक्षिप्त रूप यहां पर देख लीजिए। दिसंबर महीने के अंतर्गत मेंस के लिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को कवर किया है और जनवरी महीने के अंतर्गत मेंस के लिए हमने पॉलिटी टॉपिक को कवर किया है और आज फरवरी महीने के अंतर्गत मेंस टॉपिक के लिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर आपने सही तरीके से मंथली टारगेट को कंप्लीट किया होगा तो फरवरी महीने में आपका जीएस पेपर 2 मेंस के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो अगला हमारा मंथ का टारगेट होगा उसमें कुछ विशेष रणनीति के साथ रिवीजन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर राइटिंग डिस्कशन वहां पर किया जाएगा और अब सभी से आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। अगर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए दिसंबर महीने में हमने पॉलिटी को कवर किया है और जनवरी महीने में हमने हिस्ट्री को कवर किया है और इसका एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित हमने 150 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस किया है यूट्यूब चैनल पर और शीघ्र ही पॉलिटी प्रश्न से संबंधित 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस जो 2 मंथ थे उसका मंथली वाइज टारगेट का ओवरव्यू। आज की इस वीडियो में फरवरी 2024 महीने के मंथली टारगेट को डिस्कस किया जाएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग इसी टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, अपनी तैयारी को कंप्लीट करें और इस महीने की जैसा हमने पॉलिटी का भी विजन है इसका मेंस 365 यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया उसका शॉर्ट नोट्स और शीघ्र ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो कि इस महीने का आपको टारगेट मिला है तो इसका भी विजन है इसका समरी नोट्स जो है वह यूट्यूब चैनल पर मेंस 365 को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से फॉलो करके अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। आइए मंथली टारगेट डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग मेंस का टारगेट देखते हैं और मेंस के बाद हम लोग प्रीलिम्स का टारगेट देखेंगे और उसे चेस करने की कोशिश करेंगे। मेंस के अंतर्गत अगर टारगेट देखा जाए फरवरी महीने में तो फरवरी महीने में आप सभी जानते हैं कि फरवरी महीने के अंतर्गत हमने पूर्व में भी बताया था कि ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सेक्शन को कवर किया जाएगा। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सेक्शन बीपीएससी मेंस सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके पहले हमने पॉलिटी और साइंस एंड टेक को कवर कर दिया और अगर आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे तो स्वाभाविक है कि जीएस पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा और अगले महीने में रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आंसर राइटिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इस महीने में आपको मेंस के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और नए डायमेंशन के अकॉर्डिंग जैसे कि 68वीं और 69वीं में शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं तो उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर टॉपिक को तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सोर्स क्या होना चाहिए और कहां से इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। एग्रीकल्चर टॉपिक में भी ट्रेडिशनल डायमेंशन को के बजाय नवीनतम डायमेंशन को आप लोग ज्यादा कवर करें। जैसे एग्रीकल्चर टॉपिक जब आप कवर करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और आज केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया है तो कृषि से संबंधित बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है, कृषि पर कितना बजट आवंटन किया गया है, ये सभी डेटा आप लोग एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। यानी कि बजट 2024-25 में कृषि से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको एक पेज में डिस्कस कर लीजिए। हालांकि मैं भी कुछ दिनों के अंतर्गत बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बजट को डिस्कस कर दूंगा जिसमें जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित एलोकेशन होंगे जो चर्चा की गई होगी उन सभी को एक जगह डिस्कस कर दूंगा ताकि डेटा आपको एक एकत्रित मिल जाए और उस डेटा को आप लोग नोट्स में अपडेट कर लें। ठीक है, तो आपको 24-25 बजट तैयार करना है।
इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, महत्वपूर्ण समस्याएं, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। सरकार के द्वारा इनकम डबल करने की बात चल रही थी, तो इनकम डबल हुई या नहीं हुई, कहां तक उसमें प्रोग्रेस हुआ। सरकार के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वह किसानों की आय दुगनी करने को लेकर है। कृषि से संबंधित सरकार क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आई है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सभी टेक्नोलॉजी को आप एक जगह लिख लेंगे। इसके अलावा कृषक आत्महत्या का भी समस्या बहुत दिनों से न्यूज में है, तो कृषक आत्महत्या भी टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। भारतीय कृषकों की स्थिति किस प्रकार की है, तो किसानों की स्थिति को भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, पूरी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की कितनी हिस्सेदारी है, इन सभी डेटा को आप लोग एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह एमएसपी को लेकर है, मिनिमम सपोर्ट मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हमेशा कृषि संगठनों के द्वारा मांग की जाती रही है केंद्र सरकार के, तो एमएसपी के पक्ष और विपक्ष में तर्क को भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को मैं डिस्कस कर दूंगा इसी महीने में, पूरे फरवरी महीने के अंतर्गत ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का मॉडल आंसर को डिस्कस किया जाएगा, और इसके बाद अगले महीने में तो आपका रिवीजन करना ही है। कृषि के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है गरीबी यानी कि पोवर्टी। देखिए पोवर्टी इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंतर्गत गरीबी को शामिल किया गया है, तो इसे भी उसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। गरीबी के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है, आप क्या महत्वपूर्ण उपाय सुझाना चाहेंगे, गरीबी के आकलन से संबंधित कौन कौन सी समितियों का अभी तक गठन किया गया है, ठीक है, नीति आयोग का गरीबी दूर करने को लेकर क्या प्लान है। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा गरीबी से संबंधित डेटा जारी किया गया है, उस डेटा को आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। यूएनडीपी के द्वारा जो डेटा जारी किया जाता है उसे आप लोग कलेक्ट कर लेंगे गरीबी से संबंधित, तो इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। ये भारत का भी फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। बिहार का जो सेक्शन होगा, बिहार में गरीबी, बिहार में एग्रीकल्चर, उससे बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करें, ठीक है। अगला है बेरोजगारी, तो सेम उसी प्रकार का इसे में भी कंप्लीट करना है। बेरोजगारी से संबंधित, बेरोजगारी के क्या कारण है, सरकार क्या काम कर रही है, ठीक है, आप क्या महत्वपूर्ण उपाय सुझाना चाहेंगे बेरोजगारी को दूर करने को लेकर, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसी है बेरोजगारी दूर करने को लेकर, वर्तमान समय में बेरोजगारी दर कितनी है, ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट करना है। अगला है प्रवासन माइग्रेशन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है माइग्रेशन, ठीक है, प्रवासन, इसे अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा प्रवासन टॉपिक, माइग्रेशन टॉपिक, ठीक है। मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी की कौन कौन से चैप्टर इस ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन के लिए कंप्लीट करें, मैं अभी नीचे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो प्रवासन माइग्रेशन टॉपिक को भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला है पर्यटन, पर्यटन टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो पर्यटन टॉपिक को भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला है एमएसएमई, एमएसएमई टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत, तो एमएसएमई के लिए कई सारे स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, और हाल के दिनों में सरकार जो है एमएसएमई के डेवलपमेंट को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है, और एमएसएमई पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है सरकार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो लार्ज सेक्शन है वह एमएसएमई है, और लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए भी एमएसएमई सेक्टर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला है खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी, ये गरीबी से मिलता जुलता टॉपिक है, तो खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ठीक है, तो इन सभी चीजों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगला है डिजिटल मुद्रा, ठीक है, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा डिजिटल मुद्रा को। राजकोषीय संघवाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजकोषीय संघवाद, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का वित्तीय क्षेत्र में फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है, वह राजकोषीय संघवाद है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध से संबंधित, तो राजकोषीय संघवाद को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बदलते संघवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत राजकोषीय संघवाद जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे।
अगला है वित्त आयोग। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो वित्त आयोग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं, वित्त आयोग किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन को लेकर एक पुल के रूप में काम करता है, एक चेन के रूप में काम करता है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण विवाद रहे हैं, 16वें वित्त आयोग में आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, राजकोषीय संघवाद के दृष्टिकोण से 16वें वित्त आयोग किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, जनांकीय लाभ से संबंधित 69th मेंस में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जनांकीय जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए अवसर या चुनौती, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वह भारत के लिए एक अवसर है ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में या फिर एक चुनौती है जनसंख्या वृद्धि। तो इन सभी जो परिप्रेक्ष्य, सभी परिप्रेक्ष्यों से संबंधित आप लोग टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अब बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह लॉन्ग और शॉर्ट, इसे आप लोग अलग अलग कंप्लीट मत करें। जो टॉपिक दिया जा रहा है उसे अगर भली भांति अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो शॉर्ट नोट्स भी है जो आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी परिप्रेक्ष्यों से संबंधित अगर टॉपिक को पढ़ लेंगे तो शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगला है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसडीजी कब तक अचीव करना है, 2030 ईस्वी तक। तो एसडीजी क्या है, ठीक है, एसडीजी के कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, इसमें जो 17 लक्ष्य हैं उनको याद कर लीजिए आप एक जगह। याद करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर गरीबी से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप वहां पे लिख देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य नंबर इतना गरीबी निर्धनता निवारण की चर्चा करता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित आएगा तो आप बता पाएंगे कि एसडीजी 13 क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ऊर्जा सुरक्षा, इकोनॉमिक, महिला लैंगिक समानता, एजुकेशन, 6 नंबर जो है वो जल से संबंधित है, स्वच्छ जल की उपलब्धता। तो ये सारे अगर एसडीजी आप याद करते हैं तो किसी भी प्रकार का टॉपिक प्रश्न आए तो वहां पर आप उसे लिख सकते हैं, तो इससे बेहतर दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला है मानसून। देखिए मानसून जो था पहले बीपीएससी में ज्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो कि शॉर्ट नोट से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो शॉर्ट नोट्स में मानसून जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले स्पेशली भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन कृषि मानसून से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। बाढ़ एवं सूखा, यह हमने साइंस एंड टेक में भी संभवतः दिया होगा कि बाढ़ को दूर करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, लेकिन यहाँ पर आपको ज्योग्राफी या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है बाढ़ और सूखा। ठीक है, अगला है उद्योग धंधे, इंडस्ट्री, कहां पर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किस प्रकार की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इसे आप लोग एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक में उद्योग धंधे जो दिया हुआ है उसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उद्योग धंधे टॉपिक, यहाँ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी की एनसीईआरटी बुक है वहां पर मिल जाएगी। ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए कोई स्पेशल बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आपको अधिकांश टॉपिक एनसीईआरटी बुक से मिल जाएंगे। और महत्वपूर्ण खबरों पर आपको नजर रखनी होगी ताकि डेली न्यूज़पेपर के भी माध्यम से बहुत सारे टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उद्योग धंधे जो है जैसे उद्योगों के स्थानीयकरण की क्या स्थानीयकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। अगला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा आप एक और महत्वपूर्ण काम करेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है उसकी एक लिस्ट मैपिंग के आधार पर तैयार कर लेंगे। जैसे बिहार के से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि बिहार के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, किन किन जिलों में स्थित हैं, उसका मैपिंग के जरिए स्पष्ट करें। तो हो सकता है आने वाले समय में पूछ ले कि भारत के विभिन्न राज्यों में किन प्रकार के उद्योग धंधे वहां पर पाए जाते हैं, मानचित्र के माध्यम से उसे स्पष्ट करें। तो अगर आप मानचित्र के माध्यम से पहले ही तैयार करके स्पष्ट होंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उद्योग धंधे और प्राकृतिक संसाधन ये सारे पॉइंट को आप लोग डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ें। ठीक है, इसके लिए आप लोग डायग्राम का ज्यादा यूज करें। अगला है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो जलवायु टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली शॉर्ट नोट्स के जमाने में जलवायु टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मानसून जो है वह शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग दोनों पूछा जा सकता है मानसून से संबंधित, लेकिन जलवायु जो है उससे ज्यादातर शॉर्ट नोट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जलवायु टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है आर्थिक नियोजन यानी कि
आर्थिक नियोजन प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, आर्थिक नियोजन आपको कर लेना है। आर्थिक नियोजन देखेंगे, अब मेरे ख्याल से 69वीं बीपीएससी मेंस में इससे संबंधित प्रश्न आया, 69वीं मेंस में आर्थिक नियोजन से संबंधित। आर्थिक नियोजन के क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य थे आर्थिक नियोजन के? आर्थिक नियोजन सफल रहा भारत में या नहीं रहा? सफलता और असफलता आर्थिक नियोजन की, इसको आप करेंगे। आर्थिक नियोजन भारत के लिए अब क्यों आवश्यक है या नहीं है, ठीक है, आर्थिक नियोजन भारत के लिए क्यों आवश्यक है, इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का इमर्जेंस, प्रारंभ समय से लेकर अभी तक इंडियन इकोनॉमी का किस प्रकार से इमर्जेंस हुआ है, यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 3 इसे दृष्टिकोण में डिवाइड करके दिया हुआ है, और उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि एनसीईआरटी बुक से आप लोग इसे कंप्लीट कर लें। इसे पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इकोनॉमी का बेस आपके मन और मस्तिष्क में तैयार हो चुका होगा। जैसे 3 सेक्शन में डिवाइड करके इकोनॉमी में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, स्वतंत्रता से लेकर 1990 यानी कि ग्लोबलाइजेशन तक इंडियन इकोनॉमी। और तीसरा, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी यानी 1990 से लेकर अभी तक इंडियन इकोनॉमी। इन 3 सेक्शन में डिवाइड करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अगर आप स्वतंत्रता से के पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक इंडियन इकोनॉमी का जो सफर है उसको देख लेंगे तो स्वाभाविक है कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। और प्लान्ड इकोनॉमी इसी में आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमी आर्थिक नियोजन को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना, उसकी सफलता असफलता ये सब को देखना होगा। कहीं ना कहीं अगर आप 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो आर्थिक नियोजन यही तो है, इसी में तो पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है। तो ये सभी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड है। इकोनॉमी के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आप यही पढ़ना शुरुआत करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। मैं अभी बता दूंगा कि कौन से एनसीईआरटी कौन सी क्लास के और कौन से चैप्टर इसे पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी उससे सोर्सेस के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए बता दिया। दूसरी बात, अभी हमने आपको बताया कि बिहार रिलेटेड जो इकोनॉमी है और ज्योग्राफी सेक्शन है उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इकोनॉमी से संबंधित पक्ष है, सरकार के द्वारा कई सारे नए स्कीम लाए गए हैं, ठीक है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार में पर्यटन से संबंधित नई पर्यटन नीति बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है। लॉजिस्टिक पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है। बिहार में उद्योग धंधे, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित प्रश्न को पूछा जा सकता है। कृषि रोड मैप से संबंधित बिहार में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को मैं एक अलग मंथ में 15 दिनों का एक अलग टारगेट दिया जाएगा और उन 15 दिनों के अंतर्गत 20 टॉपिक बिहार की ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित बता दिया जाएगा। और उसका तो मार्केट में भरपूर कंटेंट भी अवेलेबल है, तो उसके जरिए आपको कंप्लीट करना होगा। अभी यहां पर सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव को आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमने लिखा है हाईलाइटेड पॉइंट। इसका तात्पर्य है कि इसे आप लोग हमेशा मन मस्तिष्क में याद रखेंगे। भारत एवं बिहार की आर्थिक समीक्षा व बजट को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आर्थिक समीक्षा पढ़ने के दौरान कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण डेटा आपको निकलेंगे जिस डेटा का प्रयोग आप मेंस आंसर राइटिंग के दौरान आप कर सकते हैं। अभी तो हालांकि भारत की आर्थिक समीक्षा आई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है कुछ दिनों के अंतर्गत, तो इलेक्शन के पश्चात नए सिरे से सरकार बजट पेश करेगी और उसके पूर्व आर्थिक समीक्षा आएगा। लेकिन आर्थिक समीक्षा के जगह पर इस बार एक रिव्यू पूरा दिया गया, इकोनॉमिक रिव्यू जारी की गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये अभी आई नहीं है तो अभी चिंता ना करें, ऐसे भी आपका मेंस जनवरी 2025 में होगा, ठीक है। लेकिन भारत सरकार का बजट आ गया है और बिहार सरकार का ये बजट 10 से 12 फरवरी के बीच में आ जाएगा, तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बात, भारत और बिहार की इकोनॉमी सर्वे और बजट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जिसका आप मेंस आंसर राइटिंग के दौरान यूज करेंगे, उसे मैं कुछ दिनों के अंतर्गत यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप इसे करने में सक्षम हो तो आप लोग कर लें, अन्यथा किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप लोग परेशान ना हो, इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसके अलावा मेंस 365 जो है ज्योग्राफी इकोनॉमी का, उसे भी कुछ दिनों के अंदर डिस्कस कर दिया जाएगा, जिस प्रकार की पॉलिटी का डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो यहां पर हमने मेंस का मंथली टारगेट देख लिया फरवरी महीने का। अब आइए इसके सोर्स के बारे में कि आप लोग इसका अध्ययन कहां से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने ज्योग्राफिक बुक को यहां पर हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा सबसे पहले आगे ज्योग्राफी बुक को ही हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफी में जैसे क्लास 9th की जो इकोनॉमिक बुक को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं।
इकोनॉमी में क्लास 9th की इकोनॉमी आप लोग देखेंगे, अगर बुक आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा फिर आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th की इकोनॉमी बुक में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन से संबंधित है, चैप्टर नंबर 3 निर्धनता पोवर्टी से संबंधित है, और चैप्टर नंबर 4 जो है खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। 9th क्लास की इंडियन इकोनॉमी में आपको ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है, इसका अतिरिक्त ज़्यादा मत पढ़िएगा मेंस के लिए। ठीक है, अगला आइए, क्लास 10th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है, उसे आप लोग पढ़ लेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है क्लास 11th का, हमारा जो राय है सबसे पहले आप इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लास 11th की। क्लास 11th की जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसमें इकाई 1 में स्वतंत्रता पूर्व अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है, यानी कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, उसके पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, यह चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले इकोनॉमी एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 11th की इकाई 1 स्वतंत्रता पूर्व इकोनॉमी को आप लोग पढ़ें, या मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, इसके बाद तुरंत इकाई 2 को पढ़ें, जैसे ये निरंतरता यहां पर आपको मिल जाएगी, पहले स्वतंत्रता पूर्व अर्थव्यवस्था, इसके बाद तुरंत स्वतंत्रता से लेकर 1990 एलपीजी तक ग्लोबलाइजेशन तक की अर्थव्यवस्था, और इसी के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है 1991 से लेकर अभी तक की अर्थव्यवस्था। तो इसे आप लोग क्रमवार रूप में पढ़ें। इसके बाद इकाई 3 में इंडियन इकोनॉमी की चैलेंजेस चुनौतियों की बात की गई है, तो लगातार आप इसी सीक्वेंस में आप चैप्टर को पढ़ें और सबसे पहले क्लास 11 से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। और इसी में क्लास 11th का अध्याय नंबर 7 जो है पर्यावरण और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है और इन्वायरमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। इंडियन इकोनॉमी का एनसीईआरटी हमने बता दिया, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी आपको कवर करना है। इंडियन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी आपको कवर करना है, लेकिन हमने उसे हाईलाइट नहीं किया। इसका कारण है कि इस बार मेंस का तो हमने टारगेट बता दिया, प्रीलिम्स का जो टारगेट है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सोर्स तो हमने इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी बता दिया, तो मुश्किल से 6-7 चैप्टर हैं, तो मुश्किल से आपको 6-7 दिन लगेंगे। एक दिन में 1-2 चैप्टर भी आप लोग पढ़ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस का क्विक बुक अवेलेबल हो पाती है मार्केट में, तो उसे पढ़िए, और अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल कराइए, कहीं ना कहीं से बुक आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई वैसी बुक है नहीं ज्योग्राफी इकोनॉमी की मार्केट में अवेलेबल जिसे पढ़ने से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसमें बहुत हद तक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा दृष्टि आईएएस क्विक बुक के माध्यम से। ठीक है, अगला है पीवाईक्यू। स्वाभाविक है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर को पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू देखते जाइए कि उस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू आपको आप देखते जाइए, भले ही आप आंसर राइटिंग ना करें, लेकिन पीवाईक्यू देखते जाइए, इससे मन में आपका रोड मैप बन जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर सवाल हमारे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। मेंस 365 इसका मैं वीडियो ऑटोमेटिक में डिस्कस कर दूंगा, अभी हमने बताया ही है। इसके अलावा आईएएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर जो मॉडल आंसर डिस्कस किए जाते हैं उन सभी मॉडल आंसर को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाइए। ये हो गया फरवरी महीने का मेंस का टारगेट। अब आइए फरवरी महीने का प्रीलिम्स का टारगेट आपको क्या कंप्लीट करना है प्रीलिम्स के अंतर्गत। तो प्रीलिम्स के अंतर्गत जो है वह इस बार हमने इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी चैप्टर रखा है, इसका भी रीजन है। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। हमने दिसंबर और जनवरी का भी जो टारगेट दिया था वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक आधार पर हमने जज करने के बाद दिया था। ठीक है, मैं उससे बता रहा हूं क्यों। इस बार चूंकि हमने ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आपको प्रोवाइड किया है, किस लिए? मेंस के लिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आपको हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, मेंस टारगेट के रूप में। अब इसी बार अगर आप प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी सेक्शन कर लेते हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपको मेंस में पूछे जाते हैं वो आपको यूजफुल हो जाएगा, और इसी बहाने आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आप खत्म कर चुके होंगे। इकोनॉमी का एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण चैप्टर ऊपर हमने बता दिया, उसके लिए ज़्यादा भागम दौड़ की स्थिति नहीं है, ज़्यादा आपको ज्योग्राफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इसीलिए ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों साथ साथ कंप्लीट हो जाए, पीटी और मेंस, तो बेहतर होगा। इसीलिए हमने मेंस के टारगेट में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दिया और प्रीलिम्स में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आप सभी जानते हैं कि लगभग 15 प्रश्न प्रीलिम्स में ज्योग्राफी सेक्शंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। 15 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 15-16 के आसपास सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कभी 10 भी पूछे जाते हैं, कभी 20 भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सोर्स के रूप में ज्योग्राफी की जब भी बात आएगी तो ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए आप सोर्स के रूप में एकमात्र आपका सोर्स होगा वह होगा एनसीईआरटी। छठा क्लास से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, सबसे पर्याप्त और रामबाण मानी जाएगी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। इसके अलावा वर्ल्ड मैप आप एटलस को कवर कर लीजिए, एटलस,
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अगर आपके पास एटलस अवेलेबल हो पा रहा है तो अच्छी बात है, मार्केट से परचेज कर लीजिए। और इसको पढ़ना कैसे है एटलस को, जैसे आप ज्योग्राफी बुक को जब आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की बुक, तो आप उसे खोलकर एटलस को अपने पास रखिए टेबल पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने के दौरान कर्क रेखा कहीं पर टर्म आया, अब तुरंत आप एटलस खोलिए और देखिए कि कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजर रही है, वहां उसे हाईलाइट कर दीजिए, जो भी वहां पर बना हुआ उसे हाईलाइट कर दीजिए। मकर रेखा जो है किन किन देशों से गुजर रही है, वो जो कंट्री जो मकर रेखा को टच कर रहे हैं, जहां से मकर रेखा गुजर रही है उसको हाईलाइट कर दीजिए। विषुवत रेखा को हाईलाइट कर दीजिए। कोई महत्वपूर्ण सागर कैस्पियन सागर की चर्चा आई, उसे सर्च करिए कैस्पियन सागर कहां पर है, कैस्पियन सागर के आसपास कौन कौन से कंट्री है उसको वहां पर हाईलाइट कर लीजिए या एक जगह पे लिख लीजिए, ठीक है। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो एटलस, आपको ज्यादा उस पर समय नहीं देना है, लेकिन जो चैप्टर पढ़ने के दौरान जो टर्म आए आपको लगे कि विश्व में कहीं ना कहीं है, तो उसके लिए एटलस महत्वपूर्ण है और एटलस के जरिए उसे कंप्लीट कर दे जाए। इसके कारण आप एटलस की महत्वपूर्ण चीजों, विश्व में कौन सी महत्वपूर्ण देश में कौन सी चीज अवस्थित है, कौन से सागर झील कहां पर है, ये सभी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अभी लाल सागर बहुत दिनों से न्यूज में है, ठीक है। इजराइल और हमास युद्ध के कारण लाल सागर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप एटलस, जैसे ही कोई न्यूज़ आए तो तुरंत आप एटलस खोलिए और देखिए कि आखिर लाल सागर कहाँ पर है, लाल सागर से कौन कौन देश टच करती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। तो वर्ल्ड एटलस से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप ज्योग्राफी का घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, पहले दृष्टि का जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू है उसे सॉल्व कर लीजिएगा। दृष्टि का एनसीईआरटी एमसीक्यू लिखने का मकसद है, जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने बताया ना क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना है, तो क्लास 6 के अंतर्गत अगर पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो दृष्टि का जो बुक एक मार्केट में आई है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से संबंधित, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 से संबंधित कुछ एमसीक्यू दिया हुआ उसे तुरंत सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 का अगर क्लास नंबर 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं तो यहां से दृष्टि का एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 2 सेम चैप्टर से संबंधित प्रश्न को ढूंढ ढूंढ कर कलेक्ट किया हुआ है, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो इतना आप कर लेंगे तो ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एमसीक्यू जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसके महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के कंटेंट को भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि प्रीलिम्स के समय जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का टारगेट, और अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया है मेंस का टारगेट, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस का टारगेट जो है आपका इस महीने कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। इसके अलावा जो आपके अन्य टास्क हैं वह डेली करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़पेपर का आप पढ़ते रहिए, ऐसे भी अपना कंप्लीट करते जाइए। और डीआई जो है लगभग 2 सवाल डेली सॉल्व करिए, 40 से 45 मिनट डीआई पर समय देना, इसके अलावा ज़्यादा अभी समय नहीं देना, पर्याप्त अभी समय बचा हुआ है। रेगुलर अगर 40 से 45 मिनट प्रैक्टिस करते जाते हैं तो अतिरिक्त समय की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस महीने की टारगेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इस महीने का टारगेट कंप्लीट होते ही जो सबसे बड़ी बात है वह यह होगी कि जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 का जो सेक्शन होगा वह पूरी तरीके से यहां पर कंप्लीट हो चुका होगा। और इससे बड़ी बात यह भी होगी कि जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन होगा, जिसमें आपका पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आता है, साइंस एंड टेक, इन तीनों कंप्लीट हो जाने के बाद जीएस पेपर 2 से संबंधित ऑलमोस्ट आपका सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। और इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आंसर राइटिंग करवा दिया जाएगा। आप उसका मॉडल आंसर के जरिए आप लोग उसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर राइटिंग के जरिए आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगले महीने का टारगेट आपको 1 मार्च को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी फरवरी महीने के टारगेट को आप लोग कंप्लीट करिए। पुराने महीने के जितने टारगेट आपका कंप्लीट हो चुके हैं उसे आप छोड़ दीजिए, अब उस पर ज़्यादा काम मत करिए। नए टारगेट को आज से शुरुआत करिए और कोशिश करिए कि इस टारगेट को इस महीने के अंतर्गत प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट का वीडियो देख लें काम हो गया, नहीं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर फरवरी महीने में हमें इतना टास्क मिला है और आप स्वाध्याय के जरिए, सेल्फ स्टडी के जरिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए, 100% कोशिश होनी चाहिए कि इन सारे टारगेट को आप लोग कंप्लीट कर लें। ऐसे भी समय तेजी से बीतता चला जा रहा है, कई महीने आपके बीत चुके हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपका जब मई जून के आसपास नोटिफिकेशन आएगी तो आप प्रीलिम्स की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। तो अभी और सही समय है जब आप लोग मेंस की तैयारी को कवर कर ले, मंथली टारगेट के जरिए आप लोग मेंस की तैयारी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से सजेशन दिए जा रहे हैं आप लोग प्लीज उसे फॉलो करिए और सेल्फ स्टडी करने वाले अभ्यर्थी 100% इसे चेस करने की कोशिश करें। शीघ्र अतिशीघ्र नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।